आज के लेक्चर में हम लोग लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, सेल के किस पार्ट में होता है? क्या आपको पता है कि लिंक रिएक्शन में कितने कोफैक्टर्स काम करते हैं? क्या आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में जो 5th कार्बन कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है? क्या आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 बनते हैं, FADH2 बनते हैं, NGTP बनते हैं? एंड क्या आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में वो कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता है बल्कि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है? अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता है तब तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है और जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। लिंक रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ग्लूकोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलाइसिस ये क्या करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो पायरुवेट जो बन रहा है वो भी कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नेट एटीपी गेन जो है वो 2 है और 2 NADH2 निकलता है उसमें। ठीक है, अब जो 2 पायरुवेट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर जाता है तो ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करेगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है। अब यहाँ पे जैसे इंटर करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है और यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखा है। ये 5 कोफैक्टर्स हैं। 5 कोफैक्टर्स में कोएंजाइम A, then NAD+, then TPP, then magnesium ion and then lipoate। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये 5 कोफैक्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसको काम करने के लिए ये 5 कोफैक्टर्स का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पायरुवेट जो है उसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? 2 NAD+, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम पायरुवेट ले रहे हैं इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ से क्या हो जाएगा 2 NADH2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और जो पायरुवेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो COASH है ये कोएंजाइम A को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि ये COASH क्या है। COASH इज़ नथिंग बट इट्स कोएंजाइम A। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? लिंक रिएक्शन। क्यों हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा है इस प्रोसेस के थ्रू ये कहाँ जाएगा? क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिंक रिएक्शन है ये लिंक कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ। इट इज़ ए लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बना है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल भी कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। तब जो नेक्स्ट है हमारा स्टेप वो है क्रेब्स साइकिल। वो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। लिंक रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं क्रेब्स साइकिल। अब लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है और वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म होता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म हो रहा है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है।
तो हर एक साइकिल में हम लोग केवल 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम लेंगे, ठीक है। तो ये लिंक रिएक्शन से आ रहा है और ये ऑक्सलो-एसिटिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करता है। क्योंकि ये साइकिल को सबसे पहले हैंस क्रेब्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एल्यूसिडेट किया था, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल है। और इसके हम डिफरेंट स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑक्सलो-एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, लिंक रिएक्शन से जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना है उसके साथ रिएक्ट करता है। और एसिटाइल कोएंजाइम में हमें पता है कि ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि जो पहला कंपाउंड बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से वो 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट्रिक एसिड है या इसको हम साइट्रेट भी बोलते हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे हाइड्रेशन भी हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, और कोएंजाइम ए का रिमूवल हो रहा है, वो निकल रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट्रेट सिंथेस। ये फर्स्ट एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि ये 6 कार्बन कंपाउंड, इसका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद ये बन जाता है सिस एकोनिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एकोनिटेज, और ये Fe2+ के प्रेजेंस पे काम करता है। अब सिस एकोनिटेट भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब सिस एकोनिटेट का क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर होगा इसमें, और ये चेंज कर जाएगा आइसोसाइट्रेट में, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एंजाइम काम करेगा, एकोनिटेज इन द प्रेजेंस ऑफ Fe2+। अब आइसोसाइट्रेट से जब ऑक्सलो-सक्सिनिक एसिड बनता है तो आइसोसाइट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हुआ कि Na+, जो है वो चेंज हो जाता है NaDH2 में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब आइसोसाइट्रेट भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सलो-सक्सिनिक एसिड भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ तक जो है 6 कार्बन कंपाउंड मेंटेन्ड है। ऑक्सलो-सक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है। ऑक्सलो-सक्सिनिक एसिड यानी 6 कार्बन है, यहाँ से 1 कार्बन अगर निकल जाएगा तो क्या करेगा, 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, यानी कि अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। एंड दिस इज द ओनली कंपाउंड इन द क्रेब्स साइकिल दैट इज ऑफ 5 कार्बन। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन है इन द क्रेब्स साइकिल। तो आंसर क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब क्योंकि यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम जो काम आएगा वो आएगा डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहा है। एक आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और दूसरा क्या होता है कि डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, यानी कि Na+ से NaDH2 भी बन रहा है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, प्लस यहाँ पे कोएंजाइम ए का एडिशन भी हो रहा है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है
उसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है एंड इट इज़ द फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड इन द क्रेब्स साइकिल। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब बनता है तो कोएंजाइम में बाहर चला जाता है, निकल जाता है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि जीडीपी जो है वो चेंज हो जाता है जीटीपी में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है। अब सक्सिनिक एसिड बन गया, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। सक्सिनिक एसिड से चेंज होता है फ्यूमेरिक एसिड। अब ये भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है कि FAD+ से FADH2 बनता है और यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब फ्यूमेरिक एसिड ये भी क्या है 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका क्या होगा हाइड्रेशन होगा और ये मैलिक एसिड में चेंज कर जाएगा, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा वो है फ्यूमरेज। अब मैलिक एसिड अगेन ऑक्सलोएस्टिक एसिड में चेंज कर जाएगा और यहाँ पे अगेन क्या होगा डिहाइड्रोजनेशन होगा। सो क्या हो जाएगा NAD+ से NADH2 बनेगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम आएगा वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसमें आपको सारा प्रोसेस याद रखना है, कोई भी न्यूमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3-4 बार इसको लिखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड बन रहा है तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई भी न्यूमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पोएम की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट इट, प्रैक्टिस, ओके। नाउ अगर इस पूरे साइकिल को देखते हैं तो इसमें क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे 1 जो है GTP बन रहा है, 1 FADH2 बन रहा है एंड 3 जो है वो NADH2 बन रहा है, ठीक है। ये इसका, लेकिन अगर हम क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनता है लिंक रिएक्शन में, तो अगर हम इसको 2 बार चलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा ×2 हो जाएगा, ×2 हो जाएगा, ×2 हो जाएगा। यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ GTP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है इस पूरे क्रेब्स साइकिल में। अब चूँकि यहाँ पे GTP डायरेक्ट बन रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक ही जगह पे क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। अब यहाँ पे जो NADH2 बना है और FADH2 बना है, लिंक रिएक्शन में जो NADH2 बना है, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बना है, वो सभी कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा उनका ATP जनरेट होगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।